नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी को पंजाब की मोहाली कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें मुख्तार ने अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। अदालत ने मुख्तार अंसारी की उस मांग को भी खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपने लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन की भी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट किया जाए और मुख्तार उत्तर प्रदेश में जाने से बचने के लिए हर तरह के हथकंडे को अपना रहा है। मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आना चाहता है, वो बीमारी का बहाना भी बना रहा है, व्हील चेयर का सहारा भी ले रहा है। मुख्तार के व्हील चेयर पर आने के बाद उस एम्बुलेंस का भी खुलासा हो गया है जिसका इस्तेमाल मुख्तार करता था। इस एम्बुलेंस के मामले में मऊ की चिकित्सक डॉक्टर अलका राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है, तो जिस पते पर एम्बुलेंस का पंजीकरण था वो फर्जी निकला। ऐसे कई राज छिपे हैं, उसका भांडाफोड़ तब होगा जब मुख्तार यूपी आएगा। लेकिन यूपी आने से मुख्तार को आखिर कौन बचा रहा है, मुख्तार के व्हील चेयर पर आने का आखिर राज क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बरकरार है। पिछले एक आध दिनों में गैर प्रांत में प्रयोग की जा रही एक तथाकथित एम्बुलेंस का प्रकरण मीडिया के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। ये एम्बुलेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 12 अंकी का दिखाया जा रहा है। इस संबंध में आज संबंधित विभागों से आख्या प्राप्त की गई है और अब तदुपरांत इसमें आख्या के अनुसार अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कानून का डंडा चल रहा है लगातार और मुख्तार अंसारी को आप देख रहे हैं, हर वो पैंतरे, हर वो हथकंडे अपनाने की कोशिश हो रही है जिससे उत्तर प्रदेश आने से वो बच जाए। लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने इसको लेकर निर्णय पहले भी दे दिया और अब जो खराब सेहत का हवाला दिया जा रहा था उस पर भी स्पष्ट टिप्पणी कोर्ट ने जो की है, उसके बाद यह तय है कि उत्तर प्रदेश तो मुख्तार अंसारी को आना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा हो उसके पते का फर्जी निकलना, उसके साथ वो कनेक्शन जुड़ना, ये अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। साथ ही साथ आखिर उत्तर प्रदेश आने से मुख्तार अंसारी क्यों डर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि मुख्तार अगर इतने बहाने बना रहा है तो आखिर उसको बचा कौन रहा है। यूपी आने से आखिर मुख्तार अंसारी क्यों कट रहा है, क्यों बच रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल बरकरार है। और व्हील चेयर जो जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये व्हील चेयर का भी आखिर राज क्या है, ये भी अभी एक बड़ा सवाल बरकरार है। तो कुल मिलाकर के मुख्तार अंसारी लगातार पंजाब के रोपड़ जेल में, और वहां से अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश सौंपना होगा, तो ऐसे में अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, ये तो बिल्कुल तय है। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका। सुधाकर सिंह कश्यप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री, समाजवादी पार्टी सरकार में रहे। सुधाकर सिंह कश्यप जी, आपका भी स्वागत। और सुधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं माफिया विरोधी दल के। सुधीर सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुधीर जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कभी व्हील चेयर पर नजर आते हैं, कभी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हैं। उसके बाद अब कोर्ट अगर इस बात को बार बार कह रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश तो जाना होगा, तो सवाल यह है कि आखिर बचा कौन रहा है मुख्तार अंसारी को, और मुख्तार क्यों घबरा रहा है उत्तर प्रदेश आने से? कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सीधी सी बात है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की सरकार और कांग्रेस की पार्टी बता रही है। उसके पीछे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उसके पीछे प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं। ये सारे लोग मिल करके मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है। और वो जानते हैं कि मुसलमान को अगर हम सेव करेंगे, मुख्तार को सेव करेंगे, तो मुसलमान खुश होगा। इसी पद्धति पे पहले समाजवादी पार्टी चली और तमाम पार्टियां चली, क्योंकि उन पार्टियों को लगता था कि मुख्तार की पकड़ मुसलमानों पर है और मुख्तार को जितनी मदद की जाएगी उतना मुसलमान खुश होगा। मुख्तार क्यों नहीं आना चाहता है, इसके सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ है। क्योंकि मुख्तार जब भी यूपी में रहा, सरकार चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो,
उसको पूरी मदद होती थी, मुख्यमंत्री तक उसकी पहुंच होती थी, वो जैसे चाहता था अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था और अपना साम्राज्य चलाता था। लेकिन आज स्थिति यह अरे है सुधाकर सिंह जी, भाई देखिए चर्चा की शुरुआत ही अभी हुई है। सुधाकर जी देखिए, मैं पूरा समय देता हूं सभी को। सुधाकर जी अपने बारी आने में आप बोलिएगा। सुधीर जी की बात कंप्लीट पहले एक बार हो जाने देना, पहले एक चंद को कंप्लीट होने दें। सुधीर जी बोल क्या रहे हैं पहले समझ में आए। सुधीर जी कंप्लीट करें। बिल्कुल। तो उसको लगता है कि मैं अगर उत्तर प्रदेश जाऊंगा तो मुझको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। चलिए सुधाकर सिंह जी, सबसे बड़ा कारण यही है कि वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता है। इसके पीछे वो तमाम हथकंडे अपना रहा है। वो मेडिकल ग्राउंड तैयार कर रहा है। जो व्हील चेयर पे वो दिखाई दिया, उसके पीछे कारण यही था कि मैं अत्यंत गंभीर रूप से बीमार हूं, मैं ट्रेवल नहीं कर सकता हूं और मुझको उत्तर प्रदेश न ले जाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में कोई नया खेला होने वाला है। जो हम लोग की सूचनाएं हैं, तमाम बड़े वकीलों को करोड़ों रुपया दिल्ली के अंदर दिया गया है, जिससे वो उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने पाए। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून का राज है, इसलिए उसको उत्तर प्रदेश आना होगा। उसकी कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली। सुधाकर सिंह कश्यप जी क्या कहना चाह रहे थे? देखिए ऐसा है आज जी, जहां कानून के राज की बात कर रहे हैं, जंगल राज को कानून का राज बताते हुए शर्म आती है। मैं आपको ताजा घटना गिना देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी आरक्षितता फैली हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार पे उत्तर प्रदेश बाखूबी सिमल नहीं पा रहा है और बात करी जा रही है मुख्तार अंसारी की। मैं जानना चाहता हूं कि एक अपराधी के लिए इतनी सारी डिबेट आपके चैनल की बात होती है तो आप लोग को दर्द सुधाकर जी नहीं सुधाकर जी मतलब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आना चाहिए, सवाल इस बात का है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, आप उन तमाम विषयों पर चर्चा करते रहे, उन विषयों पर चर्चा हुई, ऐसा नहीं। सुधाकर जी आप खुद जुड़े हैं उन चर्चाओं में और आपने खूब आरोप प्रत्यारोप किए। लेकिन मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आने से घबरा रहा है, तो इसको तो कम से कम जोड़िए ना इनके अचीवमेंट के साथ कि उसको डर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने से, उसको ये लग रहा है कि मैं पंजाब में सुरक्षित हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में घबरा रहा है। और भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है, तो उत्तर प्रदेश तो उसको आना होगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनकी जिम्मेदारी है ना सुधाकर जी। नहीं उत्तर दे रहे हैं तो आप ले तो लीजिए जी। देखिए अपराधी से और अपराधी से हमारा कोई तालमेल नहीं है, ना ही अपराधी कोई जात है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि अपराधी पर अंकुश लगाने में उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से विफल है। मैं आपको सहारनपुर की परसों की घटना सुना देता हूँ कि सहारनपुर में एक परिवार को महिलाओं को छेड़छाड़ की जाती है और उनपे सरेआम गोली चलती है और उनका मुकदमा बामुश्किल कायम होता है, आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं होती है, वो घर से बेघर पलायन करने पे मजबूर है। आपके लेकिन ठीक है सुधाकर जी देखिए, ये खबरें हम लोग दिखा रहे हैं, उस पर चर्चा कई बार हुई है, ऐसा नहीं। जो घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उस घटना पर भी हम लोगों ने बहुत सवाल जवाब किए हैं, लेकिन बात सुधाकर जी सिर्फ इतनी है कि मुख्तार को आखिर बचाने के लिए कौन बैकअप कर रहा है? मुख्तार अंसारी को उसके किए की सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोर्ट भी तो कह रहा है ना कि उसको उत्तर प्रदेश आना चाहिए, कौन बचा रहा है? सवाल इस बात का है ना। और एक पूर्व अधिकारी आप लोगों के ऊपर भी बड़े आरोप लगाते रहे, इतना दबाव बनाया गया उनके ऊपर कि उनको तो छोड़ना पड़ गया, अपना पेशा ही छोड़ना पड़ गया उनको। तो ये जो तमाम चीजें आप लोगों की पार्टी के साथ भी जुड़ रही हैं, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सुधाकर सिंह जी नहीं, जहाँ पार्टियों के सवाल की बात आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी कौन सी दूध की धुली है? मुक्कल नवाब जैसे को उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। सही बात है सुधाकर जी। देखिए अगर वो राजनीतिक पार्टी दूध की धुली नहीं है तो इसका मतलब आप भी दूल्हे नहीं है, और इससे ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि वो भी दूल्हे नहीं तो साहब हम भी दूल्हे नहीं है। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ ना सुधाकर सिंह जी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कि वो दूध के दूल्हे नहीं है। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी ना होता है। विजय उपाध्याय जी, कौन बचा रहा मुख्तार अंसारी को? देखिए मुख्तार को हम लोग माफिया कहते हैं। माफिया का मतलब है जो राजनेताओं की मदद से, अपराधियों के नेटवर्क से अपने आप को मजबूत रखते हैं। मुख्तार का जो सिंडिकेट है बहुत स्ट्रांग है। सचिन वाजे जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में न जाने कितने अफसर हैं जो मुख्तार के लिए काम करते हैं। खुद शैलेंद्र सिंह का जो इंटरव्यू है, शैलेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी टीम पर आज तक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं 17 साल की कार्रवाई के बाद। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्तार तो खुद इतना बड़ा नेटवर्क उसने बना रखा है कि चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह उसके अपने नेटवर्क हैं और उस नेटवर्क के सहारे वो अपने आप को मजबूत किए बैठा है। हाँ, समय समय पर राजनेताओं ने टानिक दिया है मुख्तार को। ये बात सही है कि पिछले चुनाव के दरमियान मुख्तार सपा में आना चाहता था, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो आरोप मुलायम सिंह जी पे है, जो शैलेंद्र सिंह ने अपने इंटरव्यू में लगाए हैं,
जिनको अभी मुकदमे वापस हुए हैं और जिन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी मुख्तार की वजह से, उन सारे मामलों को नए सिरे से जांच क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार नए सिरे से जांच कराती है, ईमानदारी से जांच हो कि आखिर शैलेंद्र सिंह को किन अधिकारियों की वजह से और किन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा नौकरी? अगर आप सिंडिकेट को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जड़ पे प्रहार करना पड़ेगा। कौन लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी में, कौन लोग बैठे हैं पुलिस के तंत्र में, जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनको टॉनिक देते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी बात यह है कि 2007 से बहुमत की सरकारें आ रही हैं, और जब तक बहुमत की सरकारें नहीं थी, मुख्तार अंसारी जैसे लोग सरकार चलाने के लिए टूल का काम करते थे। सरकारों की मजबूरी थी कि अगर वो उनको चलना लेकिन है विजय तो जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको लग रहा है, एक तो चलिए वोट बैंक तो हम लोग को बड़ा ऊपरी तौर पर दिखता है कि हाँ वोट बैंक का कुछ फायदा हो सकता है इसलिए उसको बचा रहे हैं, लेकिन मुख्तार अगर आता है और वो तमाम खुलासे होने अगर शुरू होते हैं, कड़ियां अगर जुड़नी शुरू होती हैं, तो क्या उसमें बड़े नाम और शामिल हो सकते हैं या कुछ नामों के खुलासे हो सकते हैं, इसलिए भी ये पॉलिटिकल बैकअप हम लोग को नजर आ रहा है? विजय जी, बैकअप तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, लेकिन जेल में बैठ के लगातार चुनाव जीत रहा है। तो इससे आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और जो अधिकारी सामान्य विधायकों और शायद कश्यप जी की बात नहीं सुनते हुए, कश्यप जी बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी की बात जरूर वो अधिकारी सुनते हैं। अगर प्यार से भी मुख्तार अंसारी उन्हें फोन करके कहता है कि भैया ये काम करना है, तो वो काम करके देते हैं। ये चीज है जो जनता में ऐसे अपराधियों को जगह दिलाती है, और इसके लिए जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है। इसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जो अच्छे नेताओं के कहने पे काम नहीं करते, लेकिन अपराधी नेताओं के कहने पे पूरा काम करके देते हैं 100%। तो ये जो सिस्टम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां जहां दबदबे वाले लोग हैं वो चुनाव हारते नहीं। क्यों नहीं हारते? जनता को लगता है कि यार इनसे हम कहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। वो उनकी सारी बात मानते हैं, और अधिकारी ऐसे सभी लोगों की बात मानते हैं जो दबंग हैं, जो बाहुबली हैं, जो हत्याएं करा सकते हैं, जो किडनैप करा सकते हैं, जो ऑफिस में घुस के उन अधिकारियों की पिटाई कर सकते हैं, उनको प्रश्रय देते हैं ऐसे अधिकारी। तो ये जो आप जेल में बैठा हुआ व्यक्ति लगातार चुनाव जीत रहा है, आज वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के आए हैं, और जिन परिस्थितियों में मुख्तार के खिलाफ प्रत्याशी आना था, क्या परिस्थितियां हुई 2017 का अगर आप याद करें, आपको न पता हो तो मैं बता दूं, साझे में भाजपा ने सीट छोड़ी थी भारतीय सोहेलदेव समाज पार्टी के लिए, और किस तरीके से प्रत्याशी उतरना था और कौन प्रत्याशी आया, शायद कश्यप साहब को जानकारी हो। कश्यप साहब पॉलिटिकल बात ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैंने साफ साफ कह दिया कि प्रत्याशी उतारने में भी भाजपा की सहयोगी पार्टी ने बहुत नानुकुर किया है। मेरा कोई छिपी हुई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो ये जो नेटवर्क है कि किस तरीके से मैनेज करना है चीजों को, वो बात मुख्तार अच्छे से जानते हैं। मुख्तार के पास रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत ही नहीं ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन सुधीर सिंह जी, एक चीज मैं और थोड़ा आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि सिख है, अभी तो वो रोपड़ जेल के अंदर पंजाब में है, इसलिए ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसको बैकअप कर रही है, लेकिन क्या इसमें अन्य दल, और खासतौर से चूंकि आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, तो अखिलेश यादव ने तो टिकट दिया ही नहीं मुख्तार अंसारी को, तो क्या वो उससे अलग हो जा रहे हैं, या अखिलेश यादव वाली जो समाजवादी पार्टी अलग है, मुलायम सिंह के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हो, वो एक अलग विषय हो सकता है, या कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको लग रहा है कि उसको बैकअप कर रही हैं, शायद ये वजह है कि वो नेटवर्क आज भी वैसे ही चला रहा है? सुधीर सिंह जी, देखिए, मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी की मदद से भी चुनाव जीतता रहा, इस समय वो बहुजन समाज पार्टी में है, तो दोनों पार्टियां हैं वो बदल बदल के, और अब उसमें कांग्रेस भी कूद गई है। तो पूरी तरह से ये सपा बसपा और कांग्रेस की मदद से ये राजनीति करता रहा। और आज भी मेरी जो जानकारी है, जब अफजाल अंसारी का मकान ध्वस्त करने की बात आई, तो 2 बार अफजाल अंसारी की मुलाकात अखिलेश यादव जी से हो चुकी है, और आने वाले समय में देखिएगा ये दोनों भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये खेल चलता रहता है, कभी वो सपा में रहेंगे, कभी बसपा में रहेंगे। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? सिर्फ मुलाकात होना क्या इस बात की इशारा है सुधीर जी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? ये बात किस आधार पे कह रहे हैं? ऐसा यार आयुष जी कैसे लोगों को बैठा लेते? बिल्कुल नहीं, देखिए उसका असर भी देखने को मिला। जब जो है अखिलेश यादव के मदद से उनका मकान अभी तक आज तक बचा हुआ है। ठीक है, मैंने सपा के साथी बात पूरी सुन लीजिए। बात सुन लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, भविष्य में आप देखिएगा ऐसा होने जा रहा है। और क्या भविष्य में, क्या पहले
क्या नहीं, पहले वही तो समाजवादी आधार मैं पार्टी ने समझना चाह रहा हूं अपनी ना सीट नहीं छोड़ी है भाई। मुख्तार के लिए? साथ जो मोह आप है किस बात की पॉलिटिकल गारंटी पार्टीज देते हैं? का, जो मुख्तार के साथ मोह है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसकी ओर आप इशारा अभी कर रहे हैं, उसका आधार क्या है, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। कांग्रेस का तो आपने बता दिया कि ठीक है उनको वो बचा रहे हैं क्योंकि वो पंजाब के अंदर सीधे दिख रहा उसका आधार है, मुस्लिम लेकिन वोट आधार है। समाजवादी पार्टी के साथ कैसे आप भी उसका कैसे जोड़ रहे हैं? आधार मुस्लिम वोट बैंक है। इन पार्टियों को लगता है कि अगर मुख्तार उनके साथ रहेगा तो मुसलमान एक भारी संख्या में उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन ये भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि जिस तरह मुख्तार के ऊपर कार्रवाई हुई है और अभी हमारे साथी बहुत चिढ़ रहे थे समाजवादी पार्टी की जो है, और जब मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगें गिरती हैं तो अखिलेश यादव जी का बयान आया कि हमारे लोगों की बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। तो किन लोगों की बिल्डिंगें गिर रही हैं? अतीक अंसारी की बिल्डिंग गिर रही है और मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग गिर रही है। तो इससे लगता है कि कितना दर्द है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को। चलिए सुधाकर हमारे सिंह भाई जी, नाराज भले होंगे, सुधाकर सिंह जी, सुधाकर लेकिन सिंह आखिर जी, ऐसे बयान क्यों अखिलेश ठीक जी है। देते हैं? सुधाकर उनके सिंह जी, लोगों के सुधीर सिंह मकान जी कह रहे हैं आप गिराए जा रहे नाराज भले ही हों, लेकिन कहीं ना कहीं अब चूंकि वो मुलाकात का भी जिक्र कर रहे हैं उसके साथ में। आयुष जी देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा सुखबीर जी से कि सुखबीर जी जानकारी लेकर बैठो, बड़ा चैनल ये कोई तुम्हें भारतीय जनता पार्टी एमएलसी और विधायक नहीं बना रही। दूसरा कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी जो बात कह रहा हूँ पूरी अच्छा आप अरविंद जी एक बात का पहले जवाब दे दीजिए, क्या अखिलेश जी का बयान था कि नहीं कि उनके लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं? मकान किसके गिर रहे हैं? चलिए सुनने की क्षमता रखिए ना मान्यवर। चलिए सुधीर सिंह जी सुन रहे हैं, सुधीर सिंह जी सुन रहे हैं, सुधाकर जी बात रखें आप अपने। मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्तार अब्बास जैसे अपराधियों के ऊपर इतनी बड़ी चर्चा हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो आज लोग गांव से पलायन करने पे मजबूर है, भारतीय जनता पार्टी में जो रामराज की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए कि आप सुखबीर जी ये बता दीजिए कुछ किसी की मदद करा सकते हैं? चलिए सुधाकर सिंह जी, देखिए सुधाकर सिंह जी, ऐसे तो बहुत चर्चा के विषय तो बहुत हो सकते हैं ना, फिर उसके अलग अलग डायमेंशन होंगे। सुधाकर सिंह जी देखिए, स्पेसिफिक अगर हम कोई चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो फिर हमको लगता है कि उसी पर रहना चाहिए, उस लाइन पर रहना चाहिए। सुधाकर सिंह जी, सुधाकर सिंह जी, फिर ऐसे ही आप कोई मुद्दा उठाएंगे ये दूसरी बात में चले जाएंगे। देखिए ऐसे नहीं होता ना सुधाकर सिंह जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, मुद्दे बहुत हो सकते हैं, आप उन मुद्दों पर पूरा दिन चर्चा कर सकते हैं, अलग अलग विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक सुधाकर जी स्पेसिफिक अगर मुख्तार अंसारी पर चर्चा हो रही है तो आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। सुधाकर जी आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं ये कहकर के कि और विषय भी हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार आपकी बात को कह रहा हूं कि और विषय हैं और विषयों पर भी चर्चा होती है। लेकिन सुधाकर जी आज हम लोग चर्चा मुख्तार अंसारी पर करने बैठे हैं, इसलिए चर्चा को डाइवर्ट ना करें। क्योंकि ये अपने जाल में फंस गए हैं। मुख्तार अंसारी का मकान गिरता है, इनके सुधाकर जी बहुत सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। सुधीर जी कह रहे हैं कि जो मकान गिर रहे हैं इन माफियाओं के, इसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसको वो कोट कर रहे हैं। आप उसको डिफेंड करिए, आप उसमें बताइए अखिलेश यादव ने क्यों कहा ये। नहीं, आप ये बताइए कि 10 वर्षीय छात्रा गरीब का बाल उठाते सच बात पे लोगों को दर्द होता है। आपको भारतीय जनता पार्टी का गुणगान सुना दे तो अच्छा है, ये ऐसे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता अरे सुधाकर सिंह कश्यप जी, भाई गुणगान करने के लिए मैं कहाँ कह रहा हूँ, गुणगान करने के लिए बैठे हुए हैं ना यहाँ पर लोग, गुणगान करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज जो चर्चा का विषय है उस पर ही रहना होगा ना, जो विषय है हम उसी पर रहेंगे ना। सुधाकर जी देखिए, सुधाकर जी मुझे आपको ये बात समझानी पड़ेगी, क्या विषय है ना चर्चा का विषय मुख्तार अंसारी है ना, तो हम मुख्तार अंसारी पर रहते हैं आज। इंडिया न्यूज को कह रहा हूं मैं कि भाजपा चैनल नहीं चला रही, इंडिया न्यूज ये कहता चैनल, इसलिए मैं बात कर रहा हूं गरीब की उठवाइए, उसकी आत्मा की दुआ कीजिए, आप गरीब सड़कों पे मर रहा है। नहीं बिल्कुल सही बात सुधाकर सिंह जी, देखिए आप जो बात कह रहे हैं उन विषयों को मैं कई बार कह चुका हूं, मैं फिर दोहराऊंगा, देखिए बात रिपीट करने से नहीं होगा। सुधाकर जी आप जो बात कह रहे हैं उन विषयों पर चर्चा, और विषयों पर हम लोगों ने कई बार चर्चा पहले भी की है, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन आज मुख्तार अंसारी को लेकर के जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए सुधाकर जी फिर वो ये कहेंगे कि आप भाग रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुधाकर जी देखिए, एक सवाल का जवाब दूसरा सवाल नहीं हो सकता ना, एक घटना का जवाब दूसरी घटना नहीं हो सकती। अगर वो सवाल पूछ रहे हैं सुधाकर जी तो आप उसका जवाब दीजिए। सुधाकर जी जवाब दे दीजिए, सुधाकर जी जवाब दे दीजिए, इधर उधर की बात करने से कुछ होगा नहीं। सुधीर जी ने जो बात कही मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, जवाब देना सुधाकर जी। कुछ होता नहीं है डिबेट पर बैठने का, सुधाकर जी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य,
मैं सुधाकर माफियाओं जी, के खिलाफ लड़ता हूं। सुधाकर जी, मेरे देखिए आप FIR पे मंत्री रहे भाई, त्रिभुवन सुधाकर सिंह सिंह गिरफ्तार जी, है। आप मंत्री रहे, मुझे लग रहा है कि आपको डिफेंड करना चाहिए भाई इन चीजों करने के लिए को। मुझे बताइए सुधीर सिंह जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो आप उसका जवाब देना, स्पेसिफिकली जवाब क्यों मदद नहीं करने दे? वाले दलों की बात कर रहा हूं। एक कितनी सेकंड, बार सपा ने लड़ाया, सुधीर जी, कितनी सुधीर बार जी, एक बसपा ने सेकंड, लड़ाया। मैं सुधाकर जी से अल्लाह जवाब करने से नहीं होगा सुधाकर जी। सुधाकर जी जवाब दे, स्पेसिफिकली जवाब दे दें। राजनीति बाद में, सारी बात पहले एक इंसान हूं मैं। मेरा इंसानियत है मेरे अंदर। आज एक गरीब बच्ची ने आत्महत्या कर ली। कहीं भारतीय जनता चलिए पार्टी सुधाकर जी देखिए, फिर मैं बार बार आपको वही बात कह रहा हूं, देखिए स्पेसिफिकली हम लोग जिस चर्चा के लिए बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि उसका स्पेसिफिक जवाब दे, क्योंकि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं मैं उससे इनकार फिर मैं कह रहा हूं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसका स्पेसिफिकली जवाब दें तो चर्चा और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकती है, वरना ये लगेगा कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं, आपके पास जवाब है नहीं, फिर मुझे ये कहना पड़ेगा। विजय उपाध्याय जी, सुधाकर सिंह जी जो बात कह रहे हैं, या समाजवादी पार्टी को जैसे उससे वो निकाल रहे हैं, क्या इस तरीके से बच सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि मुख्तार अंसारी के साथ सभी का कनेक्शन जुड़ रहा है, ये बात आपने भी कही विजय उपाध्याय जी। देखिए पीछे क्या हुआ, मुझे लगता है कि उन चीजों पे बहुत महत्व उसका नहीं रह गया, क्योंकि अब जो चीजें हैं वो आगे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना है। गतिविधियां तेज हैं। इस बीच में एक एम्बुलेंस भी सामने आ गई है और उत्तर प्रदेश आने तक मुख्तार अंसारी के यहाँ आने के दरमियान आप देखेंगे कौन लोग गाड़ी के पीछे पीछे आते हैं, कौन लोग उनके साथ चलते हैं। उनकी पत्नी ने भी राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। उनके भाई अफजल अंसारी जो सांसद हैं बसपा से, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढेर सारी बातें कही हैं। तो जो सिंडिकेट है वो तो उत्तर प्रदेश आते ही खुल जाएगा। कौन लोग हैं, मुख्तार के साथ हैं, किस तरह से खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को सारी जानकारी है। सिर्फ मुख्तार ही नहीं, जितने भी अपराधी हैं उनके जो सिंडिकेट हैं, उन सिंडिकेट को सरकार का गृह विभाग जिस दिन चाहे बिल्कुल खोल के सामने रख सकता है। नहीं, लेकिन विजय जी मुझे समझाएं, चूंकि आप पुरानी बातों के साथ जोड़ के मुझे लगता है और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मुख्तार अंसारी तो पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर जेलों में रहा, और उसके बाद जब वहां से चला गया पंजाब के अंदर वो रोपड़ जेल में, तो उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है, और अब जब ये मामला ऐसे पलटता है तो वो उसको आने से डर रहा है, या उसके पीछे जो भी कारण हो। ये जो बीच का पूरा फेज बीता है, ये क्या ऐसा हुआ है? उत्तर प्रदेश के आने से मुख्तार अंसारी को क्यों डर लग रहा है, जहां वो अपना पूरा नेक्सस चलाता रहा? देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो जो अधिकारी आज बहुत ही एक्टिव हैं, उन्हीं अधिकारियों के रहते मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड में बाइज्जत बरी हो गया। 7 लोगों की मौत के मामले में कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, उसमें 2 पुलिस वाले भी थे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। 2005 में हत्याएं हुई थी, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गया। उसमें सारे गवाह हॉस्टाइल हो गए। गवाहों की सुरक्षा मौजूदा जो हमारे जो व्यवस्था है गृह विभाग की, पुलिस की, वो नहीं दे पाई, या देना नहीं चाहती थी, या मिल गई। वो उस मामले से बरी हो गया। इसके बाद एक फर्जी केस दर्ज होता है रोपड़ में, और उत्तर प्रदेश से वो चला जाता है। कैसे चला गया? उत्तर प्रदेश के कौन लोग हैं जिन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मुख्तार को पंजाब जाना चाहिए कि नहीं जाना? शायद तब सरकार गंभीर नहीं रही होगी, लेकिन फिर वो लाने में जो पापड़ बेलने पड़े, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने या वहाँ के जेल विभाग ने कहा कि वो अस्वस्थ है, उसका जाना ठीक नहीं है, सारी परिस्थितियों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, इसे उत्तर प्रदेश भेजा जाना चाहिए। अब मुख्तार उत्तर प्रदेश आ रहा है, और जब उत्तर प्रदेश की जेल में मुख्तार थे तो मुख्तार का दबदबा रहता था। जेल में क्या कानून चलेगा, किस तरह से चलेगा, वो मुख्तार अपना एक इलाका सुरक्षित करके करते थे। यहाँ तक खबरें आती थी कि वो मछली पाला करते थे और अपने तालाब की मछली खाते थे, और अपनी सुरक्षा को लेकर जेल में अपनी व्यवस्था स्वयं करते थे। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की जेलों में पहले भी ढेर सारी घटनाएं हुई, और मुख्तार चूंकि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपराध करने वाले व्यक्ति के तौर पे पहचान है उनकी, इसीलिए किसी मुकदमे में फंसते नहीं। बहुत ही कैलकुलेटेड सारे स्टेप्स होते हैं उनके, कानून की बारीकियों को भी समझते हुए, चाहे जेलर की हत्या हो आर.के. तिवारी की, या जो बाद के तमाम घटनाक्रम है, जो लंबी फहरिस्त है, उसमें सभी मामलों में वो बरी होते रहे। तो ये अपने आप में बताता है कि सूझबूझ और सहयोग जो प्रशासन और पुलिस के द्वारा मुख्तार लेते रहे हैं, और इतने लंबे समय से राजनीति में सरवाइव करना, लगातार चुनाव जीतना, ये उनकी सिंडिकेट की क्षमता और उनका माफिया तंत्र उसको साबित करता है।
सुधीर जी, क्या यही वजह है, आने से घबराहट है मुख्तार अंसारी को, या इसके पीछे कुछ और वजह भी आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें ये भी खुलकर आई कि मुख्तार के ऊपर भी कुछ हमले हुए हैं, इसलिए भी हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो और वो सुरक्षा उसको ना मिल पाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि जान पर बन जाए। यही वजह है, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ उस वजह से घबराहट है? सुधीर सिंह, देखिए सत्ता परिवर्तन उसकी मेन वजह है। उसको मालूम है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसका कोई आका नहीं है। और अपराध जगत में एक बात जो सबसे ज्यादा प्रचलित है कि अपराध जगत में चलाई गई गोली एक दिन वापस जरूर घूम करके आती है। यह बात मुख्तार को मालूम है। तो अगर इतने लोगों की उसने हत्याएं की हैं तो निश्चित रूप से उसकी दुश्मनियां हैं, और राजनीतिक संरक्षण अगर नहीं रहेगा, सरकार उसके पक्ष में नहीं रहेगी, तो बिल्कुल उसके साथ दुश्वारियां आ सकती हैं। जिस शहनशाही से वो जेलों में रहा है, अपनी अलग बैरक होती थी। एम्बुलेंस, जो आज एम्बुलेंस दिख रही है, ये 2010 से उसके आगे पीछे घूम रही है। और लगातार उसने जेल में जैसे चाहा वैसे शासन चलाया है। लेकिन अगर आज वो जेल आता है तो उसको सामान्य कैदी के साथ बैरक में रहना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा। तो इन सब दुश्वारियों के डर से ही वो यूपी आने से भाग रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो बिल्कुल किसी भी तरह की उसको छूट नहीं देने वाली है। यही मेन कारण है जिससे वो चाहता है कि वो किसी भी तरह अपनी बची हुई जिंदगी पंजाब में काट ले। अभी पंजाब में एक केस हुआ है, किसी मजदूर की हत्या हुई है, उसकी पत्नी रो रो के कह रही है कि मेरे पति की हत्या फला व्यक्ति ने की, लेकिन वहां की पुलिस कह रही है कि इसकी हत्या मुख्तार अंसारी ने करवाई। तो जबरदस्ती मुख्तार अंसारी को 2-4 केसों में वहां वांछित कर दे और उसके बाद वहां आराम से रहे, क्योंकि 1-to-1 है उसका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से। उसके बेटे के साथ इनके बेटे का व्यापार है। तो वो लगातार इस प्रयास में है कि उसको उत्तर प्रदेश ना आना पड़े, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ जाए। लेकिन सुधीर सिंह जी, सुधाकर जी बार बार जिस बात को कह रहे हैं कि एक मुख्तार अंसारी को आप लाइए, वो तो कानूनी तहत और एक वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में आप ले आइए। लेकिन उसी के साथ अगर आप ये देखेंगे तो देखिए प्रदेश के अंदर इतनी घटनाएं हैं, उस पर तो चर्चा होती नहीं। अगर इतना ही अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है तो फिर और जो घटनाएं उन पर अंकुश लगना चाहिए। मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इसका जवाब देते चलें, क्योंकि बार बार वो उसी बात पर ये बता दें, सुधाकर भाई, हम लोग माफिया विरोधी मंच चलाते हैं और हम लोग को इस नजरिए से, आप तो दलगत नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्राइम और कानून व्यवस्था का जो मामला है, जब तक बड़े अपराध न हो, कानून का राज उसको माना जाता है। आज सारे बड़े माफिया हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो या कोई भी हो, हर आदमी शांति से अपना जीवन काटने के विचारे में सोच रहा है। चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे धनंजय सिंह हो, कोई भी हो, किसी अब बड़े माफिया अपराधी की हैसियत नहीं है कि वो हत्या करवा दे। एक हत्या अजीत सिंह की हुई लखनऊ में, रात को हत्या होती है, सुबह कुंटू सिंह का मकान और उसका माल सब गिरा दिया जाता है। दहशत है कि अगर आप हत्या करेंगे, किसी की हत्या करवाएंगे, तो आप नेस्तानाबूद हो जाएंगे। इसको कहते हैं कानून का राज। दूसरी तरफ अगर हत्याएं हो रही हैं, तो अगर हमारी और आपकी व्यक्तिगत रंजिश है, आपने मेरी हत्या कर दी या मैंने आपकी हत्या कर दी, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस यही कर सकती है, जिसने हत्या कर दी है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो, उसके मकान दुकान या अपराध से बनाई गई जो भी उसकी व्यवस्थाएं हो उसको ध्वस्त कर दे। वो ये सरकार कर रही है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं संतुष्ट इसलिए हूं कि अगर अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। अच्छा, उसमें भी विपक्ष को कष्ट होता है। अगर कोई आदमी अपराध कर रहा है, अगर वो गिरधारी जिसका काउंटर हुआ, उसने 100 से ऊपर हत्याएं की, मैं बनारस का रहने वाला हूं, कम से कम 25 हत्याएं मैं जानता हूं कि उसने बनारस में की है। अगर मान लीजिए उसका काउंटर हुआ और काउंटर गलत हुआ सही हुआ, यह तो जांच हो रही है, उसका विषय है, लेकिन उसका अगर काउंटर हो जाता है तो उसमें दर्द क्यों? जो लोगों की हत्याएं कर रहा है उसकी अगर हत्या भी हो जाए तो वो जायज है। इस तरह के बड़े माफियाओं के साथ वही सलूक होना चाहिए, वो जनता के साथ जिस तरह का सलूक करते हैं। एक निरीह आदमी को मारना, अगर आप व्यापारी हैं, आपको प्रताड़ित करना, अगर आप उनके ऊपर जो है खरे नहीं उतरे तो आपकी हत्या करा देना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इनके गुर्गे हैं जो इनके एक फोन कॉल पर जाकर के हत्या कर देते हैं। तो आज जब अपनी जान पर आती है, मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों ने हजारों हत्या करवाई होंगी, लेकिन अपनी जब जान पर आ जाई है तो देखिए कैसे कांप रहे हैं, व्हील चेयर पे चल रहे हैं, तमाम नाटक नौटंकी हो रही है। तो अपने जान का अगर भय है तो मेरे भाई दूसरे जान की भी कीमत समझो। दूसरे की जान तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है। ये मैं कह सकता हूं
कि ये लोग कलयुग के रावण है। रावण कहना भी इन लोगों को रावण की बेइज्जती है। और जो मुख्तार अंसारी हैं, मैं बहुत दिन से इनको देख रहा हूं। आज मेरा कोई भी अगर साथी अगर ये बात बता दे आपके चैनल पर आकर कि आज तक इसने किसी मुसलमान की हत्या कराई हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक मुसलमान लिस्ट में नहीं होगा जिसकी हत्या करवाई हो। सिर्फ हिंदुओं की हत्या करना और हिंदुओं की हिंदुओं से हत्या करवाना। अगर आप हिंदू हैं तो किसी हिंदू लड़के को शाह दे करके, पैसा दे करके, उसको संरक्षण दे करके आपकी हत्या करवाएगा। एक मुसलमान की हत्या आज तक कोई आदमी इतिहास में नहीं बता सकता है कि ठीक है। लेकिन सुधीर जी देखिए भाई, अपराध को मुझे लगता है जाति धर्म में तो खैर नहीं तोड़ना चाहिए। अपराध है। हाँ, उसने हत्या की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून सम्मत जो होता है वो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका अपना विश्लेषण हो सकता है। देखिए सुधीर जी, ये आपका अपना विश्लेषण हो सकता है। अपराध को अपराधी की नजर से ही बस देखा जाए और अपराधी ने अपराध किया, बस इतना ही काफी है। सुधाकर सिंह कश्यप जी, जवाब बिल्कुल। आयुष जी देखिए, जवाब तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम आपके लिए बैठे हैं, आप जो कहेंगे वही सुन। सुधाकर जी, मैं बस सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी पर स्पेसिफिकली बात कर लें। सुधीर सिंह जी बार बार जिस बात को कह रहे थे, समाजवादी पार्टी का नाम वो ले रहे थे, मैं चाह रहा हूं उसको आप डिफेंड कर लें। बाकी तो हम लोग हर दूसरे चौथे दिन बैठते ही है चर्चा में और यही विषय रहते हैं। इंडिया न्यूज का सम्मान करता हूँ, सम्मान बतौर बीच में बैठा रहूंगा, आप जो कहवाते रहे वो सही। नहीं, सुधाकर जी आप बोले, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, मैं आपको रोक थोड़ी ना सकता हूं सुधाकर जी। लेकिन कम से कम जो आरोप लग रहा है मैं तो चाह रहा हूं उसका आप डिफेंड करते चलें। बाकी तो आप अपने मुद्दे उठा ही रहे हैं, उसको कौन रोक सकता है? आप तो विपक्ष में, आपका काम ही है इन मुद्दों को उठाना। आपका भी सम्मान करता हूं, आप भाइयों आपका भी सम्मान करता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कहे वो अच्छा और जो हम लोग कहे वो बुरा, हम प्रमाण दे तो बुरा, ये कहते तो भला, खाता ना वही जो कह दे ये सही। एक तरफ कहते कि हम संगठन चलाते हैं, संगठन के लोग राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे कि अखिलेश यादव से रामलाल मिले। क्या आप देख रहे हैं? आपको जानकारी है? अब हम कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे बाबा योगी आदित्यनाथ से मिल रहे थे कल, इसका क्या मतलब है? अरे समाज की बात करिए, जाति विशेष में बांटने की बात मत करिए। सुखबीर जी दिल से बात करिए, दिल से उन गरीबों के ऊपर चर्चा करिए जिनकी दुआओं से तुम इस मुकाम पे आज टीवी चैनल पर दिख रहे हो, इंडिया चैनल पर। इंडिया देख रही है आपको। ऐसे उन गरीबों की दुआओं लो जिनकी आत्मा आज रो रही है। तो मैं रोज ही दिखता हूँ अरविंद जी, आप मुझको नहीं जानते हैं, लेकिन अभी कैमरा घुमा दिया जाए। सुधीर जी सुन लीजिए भाई, सुधाकर जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मुझे लगता है सुधाकर जी को अपनी बात कह लेने दीजिए। सुधाकर जी कंप्लीट करें। आयुष जी गरीब परिवार है, गोली लगी 21 तारीख में गोली लगी और वो परिवार सरसावा थाना क्षेत्र जनपद सहारनपुर के ग्राम ननवा खेड़ी का है और वो आदमी जिंदगी मौत से पीजीआई में ढूंढ रहा है। जिन्होंने गोली मारी वो भी तो एक अपराधी है। एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ में रेप होता है और वो बेचारी शर्मसार होकर आत्महत्या कर लेती है मेरठ के सरदना में। बताइए क्या कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग, जो कहते हैं कि नारी का सम्मान करने वाले लोग, विधायक भारतीय जनता पार्टी के नारी का अपमान ये कहते हुए करते, मुझे भी अपनी जुबान से रिपीट करते शर्म आ रही है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं इन्हों से, भाई आप उसको अपराधी को जो है मुख्तार अब्बास को जो मर्जी करा दो, उसे फांसी लगा दो, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। अपराधी से हमारी समाजवादी पार्टी कोई मतलब नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव ने कोई टिकट नहीं दिया उसे, लेकिन किसी उसके छोड़िए किसी अपराधी को नहीं दिया। विजय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का पनपा हुआ अपराधी था, तो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण था उसे मिला हुआ। आदित्यनाथ योगी जी के साथ कई मर्तबा की फोटो मैं निकाल रहा हूं अभी अपने इसमें साथ मैं दिखाना चाहता हूं। लेकिन गरीब की मदद कौन करे? उसकी आत्मा से बूझो ना, जिसका बेटा जाता है उसकी आत्मा से बूझो, जो राजू नामक व्यक्ति की गोली मार के हत्या की जाती है। बिल्कुल सुधाकर जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं फिर वही कहूंगा, लेकिन इसमें आपको ये भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, मुख्तार अंसारी ने भी तो न जाने कितने ऐसे ही लोगों के घरों के चिराग को बुझा दिया होगा जो परिवारों की क्या स्थिति है। कम से कम उसके खिलाफ भी तो बात होनी चाहिए ना सुधाकर जी। सरकार फांसी लगा दे, हम नहीं बचाने के लिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी नहीं है। लेकिन मुझे आईटी साथ में ये भी तो पता चले कि जो गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, गरीबी सुनी है मैंने, देखी नहीं है। राजनीति एक शौक नहीं है मेरे लिए, मैं राजनीति एक प्रतिज्ञा के साथ कर रहा हूँ गरीबों की मदद करने के लिए। जनपद मेरठ से चल के सहारनपुर तक, सहारनपुर से चल के आगरा कानपुर तक, हाथरस तक की बेटी का आपने असर देखा था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आधी रात को फूंक दी जाती है बेटी। क्या मतलब है इनका? ये सुखबीर जी को शर्म आनी चाहिए। सुखबीर जी जिम्मेदार एक संस्था के मालिक है, इनको ये सोचना चाहिए। जैसे अभी हमारे भाई उपाध्याय जी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, बेबाकी के साथ मतलब ये नहीं होता वो किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे। अगर मेरी समाजवादी पार्टी की कहीं त्रुटि होती है तो हमें वो उपाध्याय जी वो भी हमें कई बार आईना दिखा देते हैं और हम उस बात का गुरेज नहीं मानते हैं। आदमी को बात करनी चाहिए सदाबहार, सही बात करनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं आज आपकी तरफ नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इससे मैं सुधाकर जी आपसे कई बार ये बात कह चुका हूं, पहले भी चर्चाओं में कह चुका हूं, इस बात से मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन मुद्दों पर जब लोग चर्चा करते हैं तो स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा सा। इससे कौन इनकार कर रहा है? इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। विजय उपाध्याय जी, आज मैं आपसे भी थोड़ा सा हताश हूं कि आज नहीं, देखिए सुधाकर जी, सुधाकर जी, जब हम लोग चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि कुछ स्पेसिफिक बात है उस पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। आपने अपनी सारी बात तो कही ली ना सुधाकर जी, किसने रोका आपको? विजय उपाध्याय जी मुझे ये बताएं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट तो आपने बता दिया, लेकिन आगे मुझे बताएं विजय उपाध्याय जी कि आप क्या, चूंकि आज भी मोहाली कोर्ट ने वो सारे जो टेंट्रम्स वो कर रहे थे मुख्तार अंसारी की तरफ से, या उन्होंने जो भी कुछ कहा उसको खारिज कर दिया और ये बोला कि नहीं, ये सब नहीं मान्य है, आपको जाना होगा। अब यहां से आगे क्या होगा विजय उपाध्याय जी, थोड़ा सा इसको समझाएं। और क्या उत्तर प्रदेश आने के बाद अभी बहुत कुछ बदलने वाला है या कुछ और खुलासे होंगे इस पूरे प्रकरण के अंदर? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जिन केसेस में अभी मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती है उस पे पैरवी अच्छे से होना चाहिए और इसमें जो एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए कोर्ट के सामने। मुझे याद है कि जब जेसिका लाल हत्या हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से पुलिस से कहा कि आप एविडेंस को छिपा रहे हैं, एविडेंस पेश करिए, और पेश किया पुलिस ने और उसमें जो आरोपी थे उनको सजा हुई। लेकिन मुख्तार के मामले में जब भी न्यायालय में जो मामले चले उसमें एविडेंस ना होने पे अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी कर दी। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश पुलिस के सिस्टम और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और यही वो बात है जो शैलेंद्र सिंह, जो डिप्टी एसपी जिनको इस्तीफा देना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार की खराब नीयत की वजह से, वो यही बात उठा रहे हैं कि आखिर अगर आप कार्रवाई करते हैं और सही एविडेंस पेश करते हैं या एविडेंस नष्ट ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भी तो पुलिस की है, राज्य की है। सारे क्राइम के मामले राज्य सरकार उसमें पक्ष होता है, राज्य बनाम लिखा जाता है। तो जितने भी मामले हैं क्या उसमें सही पैरवी होके क्या मुख्तार को किसी मामले में सजा दिलाई जाएगी? आखिर जब कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार और उसके साथियों को कोर्ट ने, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने जब बाइज्जत बरी किया तो आखिर उन 7 लोगों की हत्या किसने की? ये भी तो सवाल पूछना चाहिए। अगर अदालत कह रही है कि गवाह होस्टाइल हो गए और एविडेंस खत्म हो गए, और अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी ने कहा नहीं हमारे पास तो रिकॉर्डिंग है, हत्या के बाद क्या किया गया, चोटी काटी गई, उसकी रिकॉर्डिंग। आखिर वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश हुई कि नहीं हुई? कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया कि नहीं लिया? मुख्तार की अगर वो ऑडियो थी तो मुख्तार की आवाज का नमूना कोर्ट में पेश किया, और नहीं पेश किया तो कौन जिम्मेदार है? ये जो सिस्टम में मिलके काम करने का जो ढांचा बना हुआ है शायद। लेकिन विजय जी, क्या ये चीजें बदली हैं? क्योंकि मैं इसीलिए आपसे समझना चाह रहा था, क्या ये चीजें बदली हैं? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि इतने बड़े केस से एविडेंस के अभाव में उसका छूट जाना, क्या वो परिस्थितियां अभी बदल गई हैं, या फिर हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि अभी अब उसको लाना है, मुख्तार अंसारी का नाम है, माफिया डॉन है, इसलिए इतना हाइप है, लेकिन अब जब आएगी बात कोर्ट के अंदर एविडेंस को रखने की या पैरवी की या उन तमाम गवाहों को, या वो जो सारा एक सीक्वेंस होता है, क्या वो व्यवस्थाएं अभी बदली हैं? क्या उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर या फिर वो जिसकी जिम्मेदारी है, क्या वो लोग उतना मुस्तैद और चुस्त हैं? आपको लग रहा है कि अभी जो मुकदमे हैं उनमें ये चीजें सही तरीके से होंगी? देखिए, कुछ तो फर्क पड़ा है क्योंकि इधर कोर्ट भी कुछ फास्ट ट्रैक मामले चला रही है और कुछ जब बहुमत की सरकार होती है और सरकार के एजेंडे में है कि नहीं हमें अपराधियों को सजा दिलानी है, तो बहुत से मामलों में अभी भी सजाएं हुई हैं। लेकिन आप देखिए, अगर स्थितियां बहुत क्रांतिकारी बदलाव हुआ होता तो पुलिस को इतनी मुठभेड़ें करने की जरूरत पड़ती? 135 मुठभेड़ में अपराधी मारे गए, 10-12 पुलिस वाले, 14 पुलिस वाले मारे गए पिछले कुछ सालों में, और 7,000 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं, और तमाम ऐसे हजारों मामले जिसमें मुठभेड़ में पैर में गोली लगी अपराधियों के। यानी कि अदालत से सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश का सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं है, इसीलिए मुठभेड़ करना जरूरी है, इसीलिए अपराधी को तत्काल
बिना तारीख के वहीं निपटाइए, क्योंकि अगर अपराधी है तो वो जेल से छूट के बाहर आ जाएगा, फिर अपराध करेगा, उसकी लिस्ट बढ़ती जाएगी, मीडिया बताएगा सरकार को कि साहब इसके 34 मुकदमे हो गए, 35, और धीरे धीरे क्या होता है, लिस्ट छोटी हो जाती है क्योंकि बाइज्जत बरी होने लगता है। मैंने बहुत से अपराधियों के ऐसे देखे हैं जो बड़े काफी बड़े बड़े क्राइम किए उन्होंने, उनकी जब विजय जी, लेकिन एक चीज मुझे और बताइए, मुख्तार की क्या बैकबोन टूटी है, या आपको लग रहा है कि हाँ वो जो 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 उसका नेटवर्क था या उसका जो संगठन था, या जिस तरीके से वो संगठित होकर नेक्सस के साथ पूरा एक अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था, क्या उस पर प्रहार हुआ है, कुछ बदला है? मुख्तार अंसारी की परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम लोग देखें, क्या उस पर कुठाराघात किया है सरकार ने? देखिए, ऐसे जो अपराधी होते हैं, जो संगठित अपराध करते हैं या जो ठेके पट्टे में और बड़े कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिए इतना जो आर्थिक नुकसान है ये कोई मायने नहीं रखता। इतना तो वो 10 दिन में रिकवर कर लेंगे। एक 600 करोड़ का ठेका मैनेज करेंगे और उसमें 2% ले लेंगे तो जितना उनका खर्चा है सब निकल आएगा। तो ये अपराधियों के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान तो तब है कि जब अपराधी का दिमाग जेल के सखीचों में परमानेंट रहे और वहां से टेलीफोन पे वो ऑपरेट न कर सके। लेकिन वो टेलीफोन पे ऑपरेट करता है। उत्तर प्रदेश में जेलर की हत्या हो जाती है और कुछ नहीं होता है, तो दूसरे जेलर डरेंगे ही डरेंगे। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कैसे होगा? जब ईमानदार अधिकारी होंगे, अधिकारी अपराधी से मिल जाएंगे, सचिन वाजे हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको उत्तर प्रदेश के जो सचिन वाजे जैसे अधिकारी हैं उनको पहचान करना होगा और उनको भी नौकरी से बर्खास्त करना, जबरिया रिटायर करना पड़ेगा, तब शायद स्थितियां बेहतर हो सकती है। सुधीर सिंह जी, ये बदला है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? आपको लग रहा है कि वो परिस्थितियां बदली हैं, वो परिस्थितियां बन पाई हैं कि अपराधी को चलिए लाना तो है, लेकिन आप ले भी आएंगे कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो आगे की प्रोसीडिंग में वो उसको आप करेंगे कैसे? और क्या जो बाहुबल था मुख्तार अंसारी का, क्या वो टूटा है? आपको लग रहा है कि उस पर सही तरीके से काम हुआ है? उत्तर प्रदेश आता है तो निश्चित रूप से परिदृश्य जो है वो पहले से बदला हो, क्योंकि सरकार उसके पक्ष में है नहीं। और जो हेलो जी जी सुधीर जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आवाज मेरी आ रही जी। वो उसके जितने भी आका थे कोई भी इस समय सरकार में नहीं है। और स्थिति ये है कि उसको पूरी तरह से जिस तरह एक कैदी होता है उस तरह का उसके साथ व्यवहार होगा और त्वरित मुकदमे चला करके, क्योंकि सरकार इंटरेस्ट लेगी, अभियोजन इंटरेस्ट लेगा, इसलिए त्वरित मुकदमे चला करके तमाम मुकदमों में उसको सजा हो सकती है। इस बात की बहुत संभावना है और इसी से बचने के लिए वो पैंतरेबाजी कर रहा है और वो चाह रहा है कि उसको उत्तर प्रदेश ना आना पड़े। लेकिन सुधीर सिंह जी, मुझे ये भी थोड़ा सा साथ में बताते चलें, चूंकि जब बड़े अपराधियों का जिक्र हो रहा है, खासतौर से आज तो मुख्तार अंसारी को हम लोग उसका जिक्र कर रहे हैं, बड़े अपराधियों के खिलाफ भी जो तमाम बड़े मुकदमे हैं उसमें चाहे गवाह रहे हो या कोई और वजह रही हो, वो उससे बरी होते जा रहे हैं, जिसका अभी जिक्र विजय जी कर रहे थे। वो जो चीजें हैं जब एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में पहुंचती हैं, तो क्या वहां पर वो ओवरहॉलिंग हुई है, या वो अधिकारी जैसे वाजे का एग्जाम्पल दे रहे हैं विजय जी बार बार, क्या वो परिस्थितियां अभी बन पाई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? इसलिए हम उम्मीद करें कि वो आएगा तो यहाँ बहुत कुछ बदलेगा। सुधीर सिंह जी, ये तो एक बहुत कटु सत्य है, क्योंकि ये बड़े अपराधी छूट क्यों जाते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि गवाह को सुरक्षा नहीं मिलती है। मैं मुकदमावादी हूँ माफिया ब्रजेश सिंह के खिलाफ, त्रिभुवन सिंह के खिलाफ, और पिछले 5 साल से मैं अकेले घूमता हूँ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा लेकर के। कोई थाने का अधिकारी मुझसे पूछने भी नहीं जाता है कि आपको कोई धमकी आ रही है, आप कैसे लड़ रहे हैं। मैंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ याचिका विधानसभा अध्यक्ष को दी, उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए, लेकिन कभी भी किसी ने हमसे आके नहीं पूछा कि साहब आपको कोई खतरा है। तो हम लोग के पास जज्बा है, हम लोग अपनी हिम्मत से लड़ते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह माफियाओं के खिलाफ मुकदमा करे, कितने जो है इसमें दुश्वारियां आती हैं। जब मैंने ब्रजेश सिंह के खिलाफ मुकदमा किया तो मेरे ऊपर 107-16 का मुकदमा नहीं था, आज मेरे ऊपर जो है 5-6 मुकदमे हो गए। तो ये अपराधी आपको सुरक्षा मिल जाएगी आज। अरे आज सुधाकर कश्यप से बहस किया आपने, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आज सुरक्षा मिल जाएगी आपको। अरे वो सुरक्षा की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना अस्त्र जानते हैं। नहीं, आज मिल जाएगी सुरक्षा, आपको चिंता मत करो। अगर आप माफिया के खिलाफ लड़ेंगे तो माफिया भी आपको नेस्तनाबूद करने की पूरी तारीफ वो जो है वो ये कोशिश करेगा, या तो आपकी हत्या हो जाए या आपके ऊपर इतने लग जाए कि आप सुरक्षा तो मिल जाएगी ना।
अरे सुधीर सिंह जी को अभी तो फिलहाल कोई सुरक्षा नहीं है सुधाकर जी, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, वो सुरक्षित ही हैं। अब सुरक्षा की उनको जरूरत होगी तो वो ले लेंगे भारतीय जनता पार्टी से या जिसकी सरकार है उनसे वो कहेंगे। लेकिन सुधाकर सिंह जी आपने चूंकि कहा चर्चा के दौरान कि देखिए आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं, एक माफिया अगर ये कहने लग जाए कि मैं प्रदेश में नहीं आऊंगा, मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी हत्या हो जाए, तो ये तो भाई इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि माफिया ही डरने लग गया कि हम नहीं आने वाले प्रदेश में। इतना तो कम से कम अप्रिशिएट कर दीजिए ना कि यहाँ पर तो काम हुआ है। इन्होंने अभी कहा नहीं, उस चीज से सहमत है, अगर ऐसा किया है तो उससे हम नहीं मुकर रहे, लेकिन हमारा मुद्दा सच्चाई का है। आयुष भाई, सच्चाई का मुद्दा है। सुधाकर का शब्द है, हम सच्चाई के लिए लड़ते, दूसरों के लिए तो ये परिस्थितियां बनी तो ना सुधाकर जी, देखिए अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया कि देखिए आप उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये परिस्थितिं बनी ना प्रदेश के अंदर कि एक माफिया डरने लग गया, वो ये कह रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में नहीं आऊंगा। मुख्तार के लिए तो मैं तो अपराधी का संरक्षण समाजवादी पार्टी के लोगों के पास नहीं है, अपराधी का सहयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, ना हमारे रास्ते देख कर रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अपराधी जो पनप रहे हैं प्रदेश भर में, जो भूमाफियागिरी का काम कर रहे हैं, विधायक बलात्कार का कार्य कर रहे हैं, विधायक जैसे जो लोग हैं जो विधायक बन के नारी का अपमान कर रहे हैं, जो पार्टी के इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि विद्युत विभाग से लेकर सब विभाग भ्रष्ट हैं, उनके लिए क्या हो रहा है? जब ये लोग घर ही नहीं संभाल पा रहे, बाहर कैसे संभाल पाएंगे आयुष भाई? चलिए ठीक है, वो तो देखिए सुधाकर सिंह जी फिर बात वहीं आके खत्म हो जाती। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये कह सकती है कि उसके पार्टी के अंदर जितने नेता हैं उसमें किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामले नहीं है? न जाने कितने हैं। और वो तो जब चुनाव आयोग में जाते हैं, अपना पूरा डाटा आप लोग देते हैं, तो वो तो पब्लिक भी होता है। तो पॉलिटिकली कौन है ये कह सकता है कि हम फला हमारे पार्टी के अंदर एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई आरोप या कोई दाग ना हो? ये तो सृष्टि का नियम है, सृष्टि का अगर अच्छा है तो बुरा है, जहाँ आप कहाँ तक खोजेंगे। लेकिन आज सुखबीर जी से गलत भिड़ा दिया मुझे, बेचारे भारतीय जनता पार्टी के कोई इनका मतलब नहीं भारतीय जनता पार्टी से, और ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं, और हम सोच बैठे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अब वो माफिया विरोधी मोर्चा की तरफ से बोल रहे हैं सुधीर सिंह जी की बात, मुझे लग रहा है सुधाकर जी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका पक्ष रख रहे हैं, तो फिर ये आप समझ सकते हैं। विजय उपाध्याय जी, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कनेक्शन आप लगातार बता रहे थे, लेकिन कोई भी पार्टी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बार बार सुधाकर जी कह रहे हैं ठीक है ये अच्छी बात है, उसको वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वो डर रहा है, लेकिन अगर डर रहा है तो कम से कम ये क्रेडिट तो उस पार्टी को मिलना चाहिए ना जो सत्ता के अंदर है, कि एक माफिया ये कहने पर मजबूर हो जाए जिसने न जाने कितनी हत्या की है, वो ये कहे कि नहीं मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाऊंगा, मेरी हत्या हो सकती है, या मुझे डर है, वो पंजाब में रहना चाहता है। ये किस ओर इशारा है विजय उपाध्याय जी? नहीं देखिए, अगर आप 1990 से और 2005 तक का इतिहास उत्तर प्रदेश का देखेंगे, तो आप किसी भी पार्टी को शायद इस बात के लिए माफ नहीं करेंगे कि उन्होंने राजनीति का अपराधीकरण नहीं किया। लेकिन 2007 से जब से बहुमत की सरकारें आना शुरू हुई, तब से स्थितियां बदली। एक दौर में बाहुबली विधायकों की संख्या को कंट्रोल करने का एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हुए हैं इससे। देखिए, ये जो मुख्तार का उत्तर प्रदेश आने से जो भय है, ये जानबूझकर है, रणनीति है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुख्तार जैसे व्यक्ति के लिए क्या वो दूर की चीजें सोच के अपने कदम बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि जो सुविधाएं उनको जेल में चाहिए वो शायद पंजाब की जेल में उन्हें उपलब्ध थी। उत्तर प्रदेश की जेल में शायद इस समय जो लाइक माइंडेड गवर्नमेंट ना होने की वजह से उनको लगता है कि शायद वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई, या फिर उनको उनकी पत्नी ने भी कुछ बातें अपने जो पत्र उन्होंने राष्ट्रपति को भेजा है उसमें कुछ बातें रखी हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार अपराध में, जिसका नाम चर्चा में रहा, FIR जिसके खिलाफ दर्ज हुई लेकिन वो बरी होता रहा है, जिसकी आपराधिक लिस्ट बड़ी हुई लेकिन धीरे धीरे छोटी होती गई क्योंकि अदालतों से उसे आज़ादी मिलती गई, वो बरी होता गया और बाइज्जत बरी होता गया। तो ये जो उत्तर प्रदेश का ट्रेंड है ना कि अपराध की लिस्ट पहले बड़ी करिए, फिर राजनीति में आप आइए और आपकी लिस्ट छोटी होती चली जाएगी, फिर आप कहेंगे 48 मुकदमे थे, 6 बचे हुए हैं या 3 बचे हुए हैं। तो ये जो परिस्थिति है ना, यही बताती है कि हमारी व्यवस्था में कितनी बड़ी खोट है और हमारे जो सिस्टम है उसमें किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, जो न्याय दिलाना तो दूर, न्याय के प्रति बिल्कुल भी कोई एफर्ट करते नहीं नजर आते हैं। और गवाहों की सुरक्षा इस प्रदेश में सबसे मुश्किल काम है। लखनऊ में भी जो हत्या हुई थी, उस एक गवाह था, वो ठीक है अपराधी था, लेकिन वो गवाह भी था और गवाह मार दिया गया।
चलिए इसी के साथ ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आएगा तो बदलेगा क्या, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना होगा, ये बात एक बार कोर्ट की तरफ से फिर से स्पष्ट कर दी गई है। इसी के साथ इस चर्चा में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।